Hello students, today we are going to read third chapter of 7th class NCERT book Our Past, The Delhi Sultans. दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हम पढ़ेंगे. In chapter second we saw that regions like Kaveri Delta become the center of large kingdoms. Did you notice that there was नो मेंशन ऑफ ए किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल. जैसा कि चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा, कावेरी डेल्टा के आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े साम्राज्य थे, लेकिन एक बात आपने वहां पर नोटिस की होगी, किसी भी साम्राज्य की राजधानी दिल्ली नहीं थी. दैट वाज बिकम दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी. जो 12वीं शताब्दी आई, केवल उसी में जो दिल्ली था वो सबसे एक इम्पोर्टेंट सिटी बना. टेक अ लुक एट टेबल वन को एक बार हम देखते हैं. राजपूत डायनेस्टीज स्टार्ट हुई थी. जो तोमर थे, तोमर साम्राज्य के अनंगपाल थे. 1130 से 1145 तक उन्होंने राज्य किया दिल्ली के ऊपर, दिल्ली को राजधानी बनाया. उसके बाद चौहान आए, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 में, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में. अर्ली टर्किश रूलर्स 1206 से 1290 तक. कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक. शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक. और इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान उसके साम्राज्य की उत्तराधिकारी बनी, जो 1236 से 1240 तक राज्य किया. और 1240 में जब वो एक अभियान से वापस लौट रही थी तो कैथल में उसकी हत्या कर दी गई थी. गयासुद्दीन बलबन, इसके बाद गयासुद्दीन बलबन का साम्राज्य स्थापित हुआ 1266 से 1287 तक. उसके बाद आया खिलजी राजवंश. खिलजीज ने 1290 से 1324 तक राज्य किया. उसमें जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक. खिलजीज के बाद आए तुगलक 1320 से 1414 तक. गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक. उसके बाद मोहम्मद तुगलक आया 1324 से 1351. फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक. तुगलक के बाद आए सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक. खिजर खान ने 1414 से 1421 तक किया. ये जो इम्पोर्टेंट किंग्स हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है. उसके बाद आया लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक. बहलोल लोधी ने राज्य किया 1451 से 1489 तक. और 1526 के आसपास यहाँ पर मुगल आ गए थे, बाबर ने आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत पर. दिल्ली first became the capital of kingdom under the Tomar Rajputs, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chahmans, as refers to Chahmans of Ajmer. अब दिल्ली को सबसे पहले राजधानी बनाया था तोमर राजपूत ने, और उसके बाद 12वीं शताब्दी में जो अजमेर के चौहान्स थे, जिनको बाद में चौहान्स कहा गया, उन्होंने तोमर से इसको छीन लिया था. It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. अब जो तोमर थे, चौहान थे, उनके समय में दिल्ली एक मुख्य वाणिज्यिक केंद्र बन गया था. Many rich Jain merchants live in the city. बहुत सारे जो जैन व्यापारी थे वो यहाँ रहने लगे थे. And constructed several temples. उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया. Coins minted here. यहाँ सिक्के बनाने की टकसाल थी. उन सिक्कों को दहलीवाल कहा जाता था. हैड ए वाइड सर्कुलेशन. इन सिक्कों का बहुत अधिक प्रचलन था. The transformation of Delhi into a capital that controlled vast area of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत के जो दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और इसके आसपास के क्षेत्र में काफी इसका नियंत्रण बढ़ा. Take a look at table 1. Again, identify that 5 dynasties that together make the Delhi Sultanate. लगभग 5 जो वंश थे उनने मिलकर दिल्ली सल्तनत को बनाया. The Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as Delhi. दिल्ली के जो सुल्तान थे उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे शहर बसाए जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं.
मैप फर्स्ट में देखिए, दिल्ली एक होना, शीरी और जनपद। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, ये सभी दिल्ली में आते थे। ये देखिए, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, हौज खास, सीरी, ये यहाँ पर रिवर यमुना का बॉर्डर है। यहाँ ये देखिए, दिल्ली एक होना, कुतुब मीनार, हौज है सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद। इस तरह जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उन्होंने दिल्ली के आसपास बहुत सारे शहरों का निर्माण करवाया। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हम पता करते हैं। Although inscriptions, coins and architecture provide a lot information, especially valuable are histories, Tariq singular or Tariq plural written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultans. दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें बहुत सारे अभिलेखों, सिक्कों और जो वास्तुकला है उनसे हमें सूचना मिलती है। इसके अलावा जो हिस्ट्री लिखने वाले थे, तारीख जो शब्द है वो सिंगुलर है और तारीख प्लूरल है, वो पर्शियन भाषा में लिखा जाता था, जो उस समय दिल्ली सुल्तानों की प्रशासनिक भाषा होती थी। यह इस पिक्चर में देखिए, सबसे पहले प्रिपेयरिंग द पेपर, सबसे पहले पेपर तैयार किया जा रहा है, उसके बाद टेक्स्ट लिखी जा रही है, उसके बाद मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। आजकल तो हम हाइलाइटर से, पेंसिल से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम हाईलाइट करते हैं, लेकिन पहले जो गोल्ड होता था उससे इंपॉर्टेंट वर्ड्स और सेंटेंसेस को, पैसेजेस को अंडरलाइन किया जाता था। देन प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, उसके बाद बुक को बाइंड किया जा रहा है। The authors of तारीख were learned men, जो तारीख को लिखने वाले व्यक्ति थे वो काफी विद्वान होते थे। उनमें क्या थे, वो सेक्रेटरी हो सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते थे, poets, courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. वो खुद राजाओं को सलाह देते थे शासन को चलाने में और न्याय करने में, और वो उनके बारे में लिखते थे। द सर्कल ऑफ जस्टिस, न्याय चक्र, फरीक मुखबिर ने 13th सेंचुरी में लिखा, एक किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, एक राजा सिपाहियों के बिना नहीं रह सकता, एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी, और सिपाही बिना सैलरी के नहीं रह सकते। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, और जो सैलरी है वो कहाँ से आएगी, किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर prosperous एंड हैप्पी, और पीजेंट्स तभी रेवेन्यू दे पाएंगे जब वो समृद्ध होंगे, खुश होंगे। दिस हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, और ये तभी संभव हो सकेगा जब जो राजा है वो अच्छे न्याय पूर्वक अपना राज्य चलाए और न्याय करे। कीप द फॉलोइंग एडिशन डिटेल्स इन माइंड, यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखनी है। द ऑथर्स ऑफ तारिक लिव्ड इन द सिटीज मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस, जो तारिक को लिखने वाले जो ऑथर्स थे वो ज्यादातर सिटीज में रहते थे, दिल्ली शहर में रहते थे, गांव में वो कभी कभार ही जाते थे। दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स, वो सुल्तानों को, राजाओं को खुश करने के लिए वो इतिहास लिखते थे, तारीख लिखते थे, ताकि उन्हें अच्छा इनाम मिल सके। These authors advise rulers on the need of preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction. वो राजाओं को, शासकों को सलाह देते थे कि उन्हें शासन जन्म सिद्ध के आधार पर और लिंग भेद के आधार पर करना चाहिए। Their ideas were not shared by everybody. सभी उनके इन विचारों से सहमत नहीं थे। In 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बेगम बिकम सुल्तान, 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनी। द क्रॉनिकर ऑफ द एज, इस समय के जो इतिहासकार थे, मिनाज सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। ये बात उस समय के इतिहासकार मिनाज सिराज ने माना कि जो रजिया थी वो अपने भाइयों से काफी सक्षम थी, क्वालिफाइड थी, बट ही वाज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर, लेकिन वो ये बात उन्हें खुश नहीं करती थी, वो या अच्छा महसूस नहीं करते थे कि कोई महिला या एक रानी शासक बने। नोर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू द
रूल इंडिपेंडेंटली। इसके अलावा जो नॉबल्स होते थे, जो बड़े साहूकार होते थे, वो भी इस चीज से खुश नहीं थे कि जो एक महिला है वो स्वतंत्र रूप से शासन चलाए। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। उसको 1224 में पद से हटा दिया गया था। मीन्स उसकी 1240 में जब वो एक अभियान से लौट रही थी तो उसकी हत्या कर दी थी कुछ साहूकारों ने। What मिनाज सिराज थॉट अबाउट रजिया। रजिया के बारे में मिनाज सिराज क्या सोचते थे? मिनाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। कि भगवान ने जो सामाजिक जो व्यवस्था बनाई है उसमें एक रानी का शासन ठीक नहीं है, वो उसके अगेंस्ट है। इन विच वीमेन वर सपोज्ड टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन। कि महिला एक पुरुष की केवल सहायक हो सकती है लेकिन वो स्वतंत्र रूप से शासन नहीं चला सकती। He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of man, how did she gain from all her excellent qualities? कि वो ये मानते हैं कि भगवान ने भी महिलाओं को इतना सक्षम नहीं बनाया कि जो वो सारी क्वालिटीज उसमें हो जो पुरुष में होती हैं। मीन्स वो यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों से कमजोर मानते हैं। On her inscriptions and coins, Rajia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish। यहाँ पर जो रजिया ने अपने कॉइन्स बनवाए, इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, उसमें रजिया ने अपने आप को सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी बताया है। This was in contrast to the Queen Rudramadevi 1262 to 1289 of the Katyai dynasty, Warangal part of Andhra Pradesh। यहाँ पर एक और रानी थी रुद्रा देवी जिसने 1262 से लेकर 1289 तक कात्यायी वंश की थी, वारंगल में, जो कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, वहां पर राज्य किया। रुद्रा देवी चेंज्ड हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंडेड शी वाज अ मैन। रुद्रा देवी ने अपना नाम बदलकर इंस्क्रिप्शंस में लिखवाया और उसने अपने आप को पुरुष बताया है। अनदर क्वीन दीदा, एक और रानी है दीदा, जिसने रूल किया था कश्मीर पर 980 से लेके 1003 तक। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग। इनका जो टाइटल दिया गया था दीदा वो काफी इंटरेस्टिंग है। इट कम्स फ्रॉम दीदी, जो दीदी से निकलता है, और एल्डर सिस्टर, एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू ए लाउड रूलर बाय हिज सब्जेक्ट्स। जो उसकी प्रजा थी वो उनसे प्यार करती थी, शायद इसलिए उनका नाम दीदी से दीदा पड़ा। यहाँ पर बर्थ राइट है क्या है कि जैसे मिनाज सुराज और ये मानते थे कि जो राजा बनते हैं वो जन्म के आधार पर बनते हैं। जो एक नोबल फैमिली में पैदा होगा या राजा के घर पैदा होगा वही राजा बन सकता है। दूसरा क्या था? जेंडर डिस्टिंक्शन था कि समाज में महिला और पुरुष दोनों अलग हैं, उनमें काफी अंतर है, और वो केवल पुरुष को ही सुपीरियर मानते थे कि मैन आर सुपीरियर टू विमेन। महिलाओं से सुपीरियर होते हैं मैन। फ्रॉम गैरिशन टाउन टू एम्पायर, जो गैरिशन टाउन थे उनसे साम्राज्यों तक। द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का विकास कैसे हुआ? In the early 13th century, the control of Delhi sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons। Garrisons होता है कुछ क्षेत्र होता था जिसमें चारों तरफ किलेबंदी होती थी, यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे, उसके अंदर ही सभी चीजें होती थी, किले होते थे, राजा होते थे, वहां की प्रजा होती थी, ठीक है, उनको गैरिसन टाउन्स कहा जाता था। The Sultanate seldom controlled the hinterland of the city and were therefore dependent upon trade, tribute and plunder for supplies। तो यहाँ पर ये देखिए hinterland क्या? The land adjacent to the city or port that supply it with goods and सर्विसेज। हिंडरलैंड मतलब जो फॉर एग्जांपल ये उस समय जो दिल्ली बसी हुई थी उसके आसपास का जो बाहरी क्षेत्र था जहां से उन्हें और सारी चीजें उपलब्ध करवाई जाती थी, जैसे आजकल भी आप देखेंगे शहरों में आसपास से दूध, सब्जी, फल आदि शहर में आसपास के गांव से आते हैं। इसी तरह से वहां दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र थे उसको हिंडरलैंड कहा गया, और वहां से शहर के लोग क्या थे कि वहां उनसे व्यापार करते थे, ट्रिब्यूट, वहां जैसे आसपास के जो साहूकार होंगे वो उन राजाओं को भेंट स्वरूप दे देते थे, या वो उन क्षेत्रों को प्लंडर, प्लंडर मीन्स लूटपाट करते थे, लूटपाट से अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब
दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने अपने साम्राज्य को तो विस्तार कर लिया, लेकिन जो दूर दूर के क्षेत्र थे जैसे बंगाल था, सिंध इधर पाकिस्तान में है, तो उन पर एक साथ राज्य करना काफी मुश्किल होता था। रिबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजल कम्युनिकेशन रूट्स। क्या होता था वहां पर, कोई भी जो साहूकार होता था उस क्षेत्र का वो विद्रोह कर देता था, या युद्ध, कोई भी दूसरा जो राजा होता था वो आक्रमण कर देता था, या मौसम में कुछ गड़बड़ी होती थी जिससे वहां से सही जानकारी नहीं मिल पाती थी। Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan by governors who rebelled at any sign of the सुल्तान्स वीकनेस। इसके अलावा क्या था कि जो दिल्ली के सुल्तान होते थे उन्हें हर समय मंगोलों के आक्रमण का भय रहता था, कि मंगोलों ने बहुत सारे क्षेत्रों पर आक्रमण किए, तो जब दिल्ली का कोई भी सुल्तान अगर उनको कमजोर दिखाई देता, वीक दिखाई देता, तो वो अपना आक्रमण करके दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर सकते थे। इसके कारण भी जो दिल्ली के सुल्तान होते थे उन्हें भय रहता था इनसे। द सल्तनत बेयरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस, बहुत मुश्किल से इन चैलेंजेस को, चुनौतियों का सामना कर पाती थी। इट्स कंसोलिडेशन अकर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गयासुद्दीन बलबन, फर्दर एक्सपेंशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। इन सब का सामना सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन ने किया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने। द first set of campaigns along the interior frontiers of the Sultanate aimed to consolidating the hinterlands of the garrison towns. इसके बाद सबसे पहले जो अभियान हुए वो इंटरनल फ्रंटियर, इंटरनल मीन्स आंतरिक जो सीमाएं थी उनको ध्यान दिया गया। उनके पास जो हिंडरलैंड थे, हिंडरलैंड मैंने अभी बताया था आपको, जो गैरिसन टाउन्स होते थे उसके आसपास का जो क्षेत्र होता था उनको मुख्य केंद्र बनाया गया। ड्यूरिंग दिस कैंपेन, इस योजना के अभियान के दौरान फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना के क्षेत्र का के आसपास का जो क्षेत्र था जहां जंगल थे उनको साफ करवाया गया। एंड हंटर गैदरर्स एंड पास्टोरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट, वहां जो जंगलों में ये रहते थे हंटर गैदरर्स और दूसरे पास्टोरलिस्ट, उनको वहां से हटाया गया। These land were given to peasants and agriculture was encouraged. वहाँ के जो किसान थे उनको खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। New fortresses, garrison towns and towns were established to protect trade route and to promote regional trade. अब वहाँ पर नए नए किले बनाए गए। इसके अलावा वहाँ पर गैरिसन टाउन और दूसरे टाउनों को बनाया गया, और वहाँ के ट्रेड जो व्यापारिक जो मार्ग थे, क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग थे, उनकी सुरक्षा की गई। इस तरह से यहाँ पर जो इंटरनल फ्रंटियर्स थे उनको एक्सपेंड किया गया। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव read this chapter up to here. We will read remaining chapter in the next video. Thanks. Have a nice day.